ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लेक्चर नंबर 40, ठीक है जी। इसके अंदर भी हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिक्र करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो एमसीक्यूज बेस से स्टार्ट करते हैं कि विच टाइप ऑफ एमसीक्यूज दे विल आस्क यू इन द एग्जाम। तो फर्स्ट लेके विच complement routine help in ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है, ऑप्सोनाइजेशन की बात मैं बाद में आप लोगों को बताता हूँ कि व्हाट इज मेंट बाय ऑप्सोनाइजेशन और ऑप्सोनाइजेशन का फायदा क्या है, वो हम टॉपिक को एक्सप्लेन करके डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि कौन सी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है जो फेगोसाइटोसिस के दौरान ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करती है, दैट इज कॉल्ड C3b। इसको हम क्या कहते हैं? C3b। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 3 की कौन सी कंपोनेंट? बी। क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट 3 प्रोटीन है इसके दो पार्ट्स है, C3a एंड C3b। जो C3b है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस एंड वी विल डिस्कस व्हाट इज मेंट बाय ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पे लेके कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन प्रॉपरली मीन। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रोटीन, इसको डिस्कस करते हैं और इसके एमसीक्यूज को भी हल करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, ओके। अ ग्रुप ऑफ 20 to 30 proteins which help in eliminating the pathogen। a group of 20 to 30 proteins in the plasma which help in the elimination of pathogen and fight and help with antibodies। इसका मतलब यह है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम उन प्रोटीन का ग्रुप होता है जो पैथोजन को एलिमिनेट करने में हेल्प करे और एंटीबॉडी के साथ मिलकर पैथोजन के खिलाफ भी फाइट करे। इसका मतलब ये एक हेल्पर सिस्टम है। जैसा कि हमको पता है कि अगर एंटीजन आकर इन्फेक्शन करे, टिश्यू डैमेज करे, तो उस टिश्यू डैमेज के खिलाफ कौन सी एंटीबॉडीज बन जाती है? एंटीबॉडीज आर द फाइटर प्रोटीन्स अगेंस्ट डिफरेंट एंटीजन। एंटीबॉडीज के साथ उसकी काम को एनहांस करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कुछ भी नहीं है, इट इज वन ऑफ द प्रोटीन ग्रुप। ये डिफरेंट प्रोटीन की ग्रुप होती है। ये टोटल कितनी होती है? 20 से 30। आउट ऑफ देम 11 आर एक्टिव। मतलब ये है कि 20 से 30 तो ये पूरे होती है, 20 to 30 प्रोटीन होती है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से, जिनमें से आउट ऑफ देम 11 आर एक्टिव। 11 इसके अंदर एक्टिव होती है ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। दे आर नेम्ड एज C1, C2 अप टू C9 एंड B एंड D। इसका मतलब यह है B एंड D। इसका मतलब यह है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इसके अंदर 20 से 30 टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से जो एक्टिव प्रोटीन्स है वो कितने होते हैं? 11, जिसके अंदर C1 से लेके C9 तक और B एंड D ये हमारे पास क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। अब वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का काम क्या है, ये क्या करता है? व्हाट आर द फंक्शंस? तो लेके फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। हम फंक्शन से जनाब इसका अंदाजा लगाएंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन टू अस। सो फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में नंबर 1, दे हेल्प इन दी सेल लाइसिस। सेल लाइसिस से मुराद यहाँ पे कौन सा सेल है? आंसर इज बैक्टीरियल सेल। इफ द इन्फेक्शन इज काज्ड बाय बैक्टीरिया तो बैक्टीरियल सेल लाइसिस में ये हेल्प करती है। नंबर 2, इंड्यूस फेगोसाइटोसिस। मतलब फेगोसाइटोसिस इज द ईटिंग प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया, उसको इंड्यूस करती है, इन्हांस भी कर देती है। ठीक है। और नंबर 3, दैट हेल्प इन इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में हेल्प करती है। जितनी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ज़्यादा होगी उतना इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन ज़्यादा होती है एंड वी विल इजीली गेट राइड ऑफ पर्टिकुलर एंटीजन। तो ये जनाब हमारे पास 3 तरह की फंक्शन है दैट इज डन फॉर आवर बॉडी बाय द
कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिस्टम। ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है मैकेनिज्म। यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता चलूँ, मैकेनिज्म में लिखे, मैकेनिज्म में मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द लीवर। ये लीवर में बनते हैं। दो जगह है जहाँ से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय द लीवर। सम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आर आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय डिफरेंट मैक्रोफेजेस। ये भी याद रखना है, मैक्रोफेजेस और लीवर ये दोनों हमारे पास क्या बनाती है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बनाती है। अब क्वेश्चन ये है, इधर देखें, जब ये लीवर और मैक्रोफेजेस कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बनाएगी तो इसको कहाँ पे किक करेगी, ब्लड में। यहाँ पे लिखे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन रीचेस टू प्लाज्मा। जब ये प्लाज्मा आती है, प्लाज्मा में या ब्लड में, तो ये किस फॉर्म में होती है, एक्टिव के इनएक्टिव, ये इनएक्टिव होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल when these complement protein come from the liver and macrophages, they are actually inactive। ये हमारे पास कौन सी होती है, inactive। लेकिन ब्लड के अंदर जब it is bound with antigen, when these protein bound to antigen, they get एक्टिवेटेड। ये क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। तो ये एक्टिवेट हो जाती है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जब ये बाउंड हो जाती है एंटीजन के साथ, सो दिस कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन दे गेट एक्टिवेटेड। मतलब ये है कि एक्टिवेट हो जाती है और ये एक्टिवेट हमारे पास फिर मुख्तलिफ किस्म की मतलब ये है कि फाइट करती है एंटीजन के खिलाफ। अब देखें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पाथवे या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करने में कौन सी पाथवे का काम होती है। नंबर 1 इज क्लासिकल पाथवे। ये साइड पे लेके, इसके साथ में और मजीद कंसेप्ट लिखने रहा हूँ। क्लासिकल पाथवे, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिस्टम एक्टिवेटेड बाय द हेल्प ऑफ क्लासिकल पाथवे। इट इज एक्टिवेटेड बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, लेसिथिन, या इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्टिवेशन। तो डायरेक्ट को हम कहते हैं लेक्टिन पाथवे। तो लेक्टिन पाथवे से जनाब हमारे पास क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है लेक्टिन पाथवे। ये दोनों पाथवे इंपोर्टेंट है। इसके साथ अगर किसी ने तीसरी पाथवे भी याद रखनी है, उसको हम क्या कहते हैं, MBP, मेनोज बाइंडिंग पाथवे। ठीक है, लेकिन दीज पाथवे आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। अब इधर देखिए किस तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सुन ले, इसमें ये याद रखने वाली बात है कि जो एंटीजन है, एंटीजन बैक्टीरिया भी हो सकती है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इफ दिस इज एंटीजन इन द ब्लड, ये ब्लड के अंदर जनाब एंटीजन है। ठीक है, अब ये पैथोजन है, पैथोजन। अब पैथोजन इज अ बैक्टीरिया। पैथोजन के सरफेस पे जो डैमेजिंग स्ट्रक्चर है उसको एंटीजन कहते हैं। ये भी याद रखें, कुछ लोग इसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते। हम कहते हैं बैक्टीरिया इज अ एंटीजन। यस, इट्स ओके, बैक्टीरिया इज अ होल नॉट एंटीजन, इट्स अ पैथोजन। बट पैथोजन का वो पार्ट जो टिश्यू डैमेज की सलाहियत रखता है उसको हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। दिस ब्लू पार्ट ऑफ पैथोजन इज कॉल्ड एंटीजेनिक पार्ट, या इसको हम एंटीजन कहते हैं, एंटीजेनिक पार्ट। अब इस एंटीजन के खिलाफ हमारे पास क्या बनेगी, एंटीबॉडी, वाई शेप एंटीबॉडी। इस तरह दिस वाई शेप एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी फिर क्या हो सकती है, आइदर IgG और IgM। ये हम सिक्यूज याद रखें। So whenever there is antigenic part, when there is pathogen, against that pathogen immune system will form either IgG or IgM। और जब ये इस एंटीजेनिक पार्ट के साथ क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है, तो ब्लड के अंदर जो इनएक्टिव फॉर्म में क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ये इस एंटीबॉडी की वजह से क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। सो दीज एंटीबॉडी विल एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट कर देती है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेशन। अब इधर देखिए कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल C1 की एक्टिवेशन होगी, कॉम्प्लीमेंट 1 प्रोटीन की। अब क्वेश्चन ये है, ये जनाब हमारे पास C1 के बाद फिर इस तरह C1 एक्टिवेट होगा, तो C1 के बाद C4 होता है, फिर C2,
फिर इस तरह C3 होता है, C3 कन्वर्ट होता है दोनों में, C3A और C3B, इस तरह डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बनती है। फिर आखिर में ये C3A आखिर में C5 में जाता है, इससे C5A और C5B बनता है, C5B, C5 आगे जाकर कन्वर्ट करते हैं, C6 एक्टिवेट होता है, C7, C8 और C9। ये जो C5B है, ये C5B, ये मिल जाता है इनके साथ, सब के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास C5B 6, 7, 8, 9, ये इस तरह, इसको मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब इधर फोकस करें, ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, सिर्फ इतना याद रखना है व्हेन देयर इज पैथोजन, पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडीज आ गए, एंटीबॉडीज ने जब पैथोजन पे अटैक किया तो इस अटैक की रिस्पांस पर इन एंटीबॉडीज ने सिग्नल के जरिए किसको एक्टिवेट किया, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। ऐसी एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो किसकी वजह से हो जाए, IgG और IgM, दैट इज कॉल्ड क्लासिकल पाथवे एक्टिवेशन। इसको क्या कहते हैं, क्लासिकल पाथवे। तो देखें, हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जर्नल मैनेजर बाय अ क्लासिकल कार, ये एक निमूनिक याद रखें, क्लासिकल कार, इसका मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज कौन सी आ जाए, IgG और IgM, और वो जाकर दोनों एक्टिवेट करे किसको, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, दैट पाथवे विल बी क्लासिकल पाथवे। ये हमारे पास क्लासिकल पाथवे होगी। क्लियर है? सो क्लासिकल पाथवे एक्टिवेशन का मतलब कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इज एक्टिवेटेड बाय IgG और IgM, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ये है, कभी कभार क्या होता है, अगर ये पैथोजन है, इधर देखिए, इधर दिस इज द पैथोजन, अब ये पैथोजन है, पैथोजन कभी कभार जब बॉडी में आता है, इसके साथ ये कौन सा पार्ट है, एंटीजेनिक पार्ट। कभी कभार ब्लड में ये जो C3 है, C3 ये डायरेक्ट जाकर किस पे अटैक कर देता है, दिस पैथोजन, पैथोजन को एंटीबॉडी तक होने भी नहीं देता, ये डायरेक्ट एक्टिवेट होता है। तो इसको कहते हैं जनाब लेसिथिन पाथवे, लेक्टिन पाथवे, डायरेक्ट एक्टिवेशन, मतलब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन केम इनटू कांटेक्ट डायरेक्ट विद पैथोजन and this will activate furthermore complement protein. Clear है? So once one protein is activated, this one will be the signal for the others and rest of the thing will be activated in a sequence way. तो अगर complement protein पैथोजन के साथ डायरेक्टली अटैच होकर complement pathway एक्टिवेट करे, वो क्या है, लेक्टिन पाथवे है। अगर complement प्रोटीन की एक्टिवेशन कौन कराए, IgG या IgM कराए, तो उसको क्या कहते हैं, क्लासिकल पाथवे कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, सब में ये जनाब डिफरेंट पाथवे। तो देखें, अगर यहाँ से आ जाए C142 या यहाँ से C3 डायरेक्ट एक्टिवेट हो जाए, चाहे ये हो या ये हो, दोनों में बात कहाँ तक सेम आती है, C3, C3 के बाद C3A, C3B, C3A कन्वर्ट 5 इनएक्टिव टू 5 एक्टिव एंड 5B, ठीक है, AB। फिर जो B है, इसका अपना काम है, जो A है ये साथ में 6 को एक्टिव करते हैं, 6 7 को, 7 8 को, 7 9, और ये इकट्ठे हो जाते हैं। तो C5 ये इकट्ठे होकर आकर किसके साथ मिल जाते हैं, C5B, और ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स, ये ब्लड के जरिए जाकर किसके मेम्ब्रेन को अटैक कर देते हैं, पैथोजन। तो इसका मतलब अगर इसकी मेम्ब्रेन में ये होल कराए, सुराख कराए, तो पैथोजन खराब होगा कि नहीं। इसलिए इस पूरे सेट को हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे जो पॉइंट आप लोगों को मैंने बताया था कि भाई अगर ये पैथोजन है बॉडी के अंदर, इस कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का इनडायरेक्टली मतलब ये है कि ये किसी न किसी तरीके से पैथोजन को क्या करे, खत्म कर सके। तो इसका मतलब क्या है, ये पैथोजन को फेगोसाइटोस करने के लिए बॉडी में क्या चाहिए, मैक्रोफेजेस। लेकिन मैक्रोफेज क्या चाहती है कि इस पैथोजन को प्रोटीन कवर से जो है ना कवरिंग कराए, इसके इर्द गिर्द किस चीज की कवरिंग कराए, प्रोटीन। पैथोजन के खिलाफ द पार्टिकुलर कवरिंग ऑफ प्रोटीन इज नोन एज ऑप्सोनिन प्रोटीन। ये कौन सा प्रोटीन होता है, ऑप्सोनिन। तो ऑप्सोनिन प्रोटीन क्या है, इट कैन कवर द पैथोजन टू मेक इजियर फॉर द फेगोसाइटिक एक्शन ऑफ मैक्रोफेज। जब तक ऑप्सोनिन कवरिंग नहीं होगी, मैक्रोफेज के लिए उस पैथोजन पे काम करना डिफिकल्ट होता है। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑप्सोनिन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑप्सोनिन, इट मेक फेगोसाइटोसिस इजियर फॉर द मैक्रोफेजेस। अब इस ऑप्सोनिन कोटिंग में
कौन सी कंप्लीमेंट प्रोटीन हेल्प करती है? आंसर इज C3b। तो C3b बाइंड अपसुनिन टू द बैक्टीरियल सेल। अपसुनिन को लेता है, किसके साथ बाइंड कर देता है? बैक्टीरियल। तो बी पर बाइंडिंग कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन हेल्प इन अपसोनाइजेशन? C3b। अब C3b अकेला काफी नहीं है, ये कहता है कि यार मेरे साथ एक एंटीबॉडी भी जाए। तो विच एंटीबॉडी इज रिक्वायर्ड फॉर अपसोनाइजेशन? IgG। तो यहाँ पे लेके अपसोनाइजेशन फैक्टर्स इंपोर्टेंट। अपसोनाइजेशन फैक्टर्स, इस प्रोटीन को अपसुनिन कहते हैं और प्रोटीन की इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस को अपसोनाइजेशन। तो इफ आई टोल्ड यू अपसोनाइजेशन मेक easier for macrophage to phagocytose bacteria, it is okay or not? It is very okay, it is correct। तो यहाँ पे अपसोनाइजेशन बताए जल्दी, कौन सा कंप्लीमेंट प्रोटीन? C3b। कौन सा एंटीबॉडी? IgG। अब याद रहेगी क्या नहीं? ठीक है, ये दोनों आता है एग्जाम में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये कंप्लीमेंट प्रोटीन के लिए जनाब डिफरेंट ऑफ काम करती है। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स कौन सा है? शाबाश, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स दैट इज C5b 6 7 8 9। और ये C3a, ये तो C5 को भी कन्वर्ट एक्टिवेट करता है, और दिस C3a आल्सो एक्टिवेट मास्ट सेल। ये किसको एक्टिवेट करता है? मास्ट सेल एक्टिवेशन। और मास्ट सेल जब एक्टिवेट होगा देयर विल बी रिलीज ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन इंक्रीज इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन और डिक्रीज? इंक्रीज। और जितना इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर ज्यादा आएगी तो उतना पैथोजन क्लियरिंग की चांसेस ज्यादा होती है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन इज अ गुड रिस्पांस और बैड रिस्पांस? इट इज अ गुड रिस्पांस इन लिमिटेड रेंज। ये लिमिटेड रेंज में गुड रिस्पांस है। अब सुन ले, हाँ यहाँ पे इसका काम क्या है? मेम्ब्रेन लाइसिस। ये मेम्ब्रेन लाइसिस, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये किससे बना है? C5b 6 7 8 9। ये C6 7 की, हमने C5b फिर C6 नहीं लिख सकते क्योंकि एक C है, सब के लिए है। तो C5b 6 7 8 9 ये कंप्लीमेंट प्रोटीन्स है। ये क्या काम करती है? हेल्प इन दी लाइसिस। मैंने कितने फंक्शन लिखवाए थे कंप्लीमेंट प्रोटीन की? नंबर 1 इज लाइसिस ऑफ द सेल। तो बैक्टीरियल सेल लाइसिस इज डन बाय विच कंप्लीमेंट पार्ट? दिस मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो ये बात हो गई क्या नहीं? दूसरा हमने क्या बताया था? इंड्यूस फेगोसाइटोसिस या एनहांस फेगोसाइटोसिस बाय मेकिंग अपसुनिन कोटिंग। तो अपसुनिन कोटिंग में C3b है कि नहीं? अगर ये C3b अपसुनिन कोट बनाए तो फेगोसाइटोसिस जो है वो एनहांस होगी कि नहीं? तो ये काम ही हो गया। ठीक है, तो उधर आप लोग सेल लाइसिस के सामने लेके C5b 6 7 8 9 इसका काम है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का काम है, ये सेल लाइसिस को एनहांस करता है। हाँ जी, एनहांस या इंड्यूस फेगोसाइटोसिस में कौन काम करेगा? C3b, क्योंकि वो अपसोनाइजेशन करता है। इट मेक इजियर फॉर मैक्रोफेज टू फेगोसाइटाइज दैट बैक्टीरियल सेल। और आखिर में क्या लिखा है? आखिर में इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन तब ज्यादा होगी रिस्पॉन्स व्हेन हिस्टामिन रिलीज मोर फ्रॉम मास्ट सेल दैट इज C3a। तो C3a मीडिएट मोर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस। ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस को बढ़ाकर ये हमारे पास मोर इन्फ्लेमेटरी रिक्रूटमेंट करेगा और इससे जनाब पर्सन को ज्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि उसके जो पैथोजन है उसको रिमूव करने में हम काफी हद तक कामयाब हो सकते हैं। ठीक है जी, ये था व्हाट्स वी शुड नो अबाउट द कंप्लीमेंट प्रोटीन। कंप्लीमेंट प्रोटीन में आप लोगों ने एक और चीज याद रखनी है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए MCQs लेके, विच कंप्लीमेंट प्रोटीन required for the neutrophil chemotaxis? Anyone can define the word chemotaxis? हाँ जी, देखिए अगर इंजरी हो जाए, बैक्टीरियल सेल अगर आकर टिश्यू को इंजरी करे, तो आप लोगों को पता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन सी WBC रेज होगी? न्यूट्रोफिल। ब्लड से इंजरी साइट तक न्यूट्रोफिल का जाना दैट इज कॉल्ड कीमोटैक्सिस। तो जब इंजरी होगी तो न्यूट्रोफिल की रिक्रूटमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। तो कौन सा कंप्लीमेंट प्रोटीन है जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल को क्या कर सकती है? अट्रैक्ट कर सकती है? दैट इज C5a। ये भी MCQs नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। C5a हेल्प इन कीमोटैक्सिस ऑफ न्यूट्रोफिल। और जो C3b है ये क्या कर सकता है? दैट इज मैं यहाँ पे 2-3 ये आखिर में सिर्फ MCQs लेके ताकि सबको ये आ जाए, ताकि अगर एग्जाम में कोई भी ऐसी MCQs हो ताकि आप लोग गलत ना करें।
कंप्लीमेंट प्रोटीन की ये एमसीक्यूज है। हाँ जी जल्दी बताए, अब सोनाइजेशन में कौन काम करेगा? C3b। ओके, फिर आ जाए न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस में कौन कार्य करेगा? कीमोटैक्सिस, दैट इज द रिक्रूटमेंट या मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल टुवर्ड द साइट ऑफ इंजरी। हाँ जी, इसमें कौन काम करेगा? C5a। नेक्स्ट देखे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का सेल लाइसिस, ये किस सेल की बात हो रही है? बैक्टीरियल सेल की। बताए कौन सा होगा? C5b 6 7 8 9, यहाँ तक है कि नहीं? और नेक्स्ट देखे कि व्हाट इज द एनाफाइलोटॉक्सिन, एनाफाइलेक्सिस कौन करा सकता है? एनाफाइलेक्सिस। हाँ जी, अब सुन ले, कौन सा कंप्लीमेंट प्रोटीन है जो हिस्टामिन रिलीज कर सकता है? हाँ जी हिस्टामिन। और यस C3a। अभी हमने बात की थी यहाँ पे C3a एक्टिवेट मास्ट सेल और वो हिस्टामिन रिलीज कर सकता है, तो हिस्टामिन एनाफाइलेक्सिस करा सकता है कि नहीं? तो यहाँ पे जो मास्ट सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं वो 4 है, C3a, C3a, C4a और C5a। ये एमसीक्यू सारे याद रखें, ये तीनों के तीन पोटेंट एनाफाइलोटॉक्सिन है, ये तीनों मास्ट सेल को एक्टिवेट करके हिस्टामिन की रिलीज को बढ़ा सकते हैं। तो देखे A फॉर AA एनाफाइलोटॉक्सिन या एनाफाइलेक्सिस, तो 3 4 5, ठीक है 3 4 5। वैसे C3 4 5 ये किस नर्व की रूट वैल्यू है? ये प्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू होती है, ठीक है हमने बात की थी, इस तरह याद रखना है। तो ये जनाब हमारे पास डिफरेंट 4 एमसीक्यूज है, इनमें से एक एमसीक्यूज आप लोग एग्जाम में इंशाल्लाह पक्का आएगा, ठीक है। अब सोनाइजेशन इज C3b, लेकिन एडेड कौन सा एंटीबॉडी साथ में याद रखना है? IgG। इसके बाद न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस, mean movement of neutrophil toward the site of injury, that is chemotaxis. We need it. For that we required C5 activity. Membrane attack complex can cause bacterial cell lysis. For that we required C5b 6 7 8 9। और एनाफाइलेक्सिस के लिए कौन से होते हैं? C3a, C4a एंड C5a। क्लियर है? तो दीज आर द डिफरेंट MCQs क्वेश्चन। अब लिखे कंप्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन डेफिशिएंसी, ये एक इंपोर्टेंट है। कंप्लीमेंट प्रोटीन रेगुलेटरी डेफिशिएंसी, ये इसके डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर भी इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, तो ये भी आप लोगों को क्लियर कट आने चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट डिसऑर्डर इन दिस कंडीशन। कि कंप्लीमेंट प्रोटीन के हमारे पास कौन कौन से डिसऑर्डर आ सकते हैं। ओके, जो कंप्लीमेंट प्रोटीन है ये तो बॉडी में हर टाइम पे होता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कंप्लीमेंट प्रोटीन को तब एक्टिवेट होना पड़ता है जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। जब बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कराई होती है तो इम्यून सिस्टम को इन्हांस करने के लिए हमें किस सिस्टम की ज़रूरत होती है? कंप्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेशन। नॉर्मल बंदे में उसकी एक्टिवेशन हमें नहीं चाहिए, ये वरना ये हालात को ख़राब भी कर सकती है। तो अल्लाह ने इस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए कोई क्या रखे है? बॉडी में प्रोटीन रखे हैं, ताकि इस पे चेक रखती है। अगर उन प्रोटीन की डेफिशिएंसीज आ जाए, इन प्रोटीन की डेफिशिएंसीज आ जाए, हाँ जी, जिससे क्या हो? कंप्लीमेंट प्रोटीन रेगुलेट रखता हो, तो फिर मसले होंगे कि नहीं। अब इसके अंदर जो पहला प्रोटीन है उसका नाम है C1 एस्टिरेज। तो देखें C1 एस्टिरेज, देखें C1 एस्टिरेज प्रोटीन, ये C1 एस्टिरेज प्रोटीन ये एक रेगुलेटरी प्रोटीन है। किस चीज़ के लिए? कंप्लीमेंट प्रोटीन के लिए। तो जो कंप्लीमेंट प्रोटीन के लिए C1 एस्टिरेज इनहिबिटर है, नंबर 1 इसकी फंक्शन लेके, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस, इसकी फंक्शन पहले लेके, फंक्शन के बाद हम सीखेंगे जनाब कि आप लोग इसके लिए क्या क्या याद रखेंगे। नंबर 1, इट कैन रेगुलेट द नॉर्मल लिमिट ऑफ कंप्लीमेंट कैस्केड मीन पाथवे। इसका मतलब ये है कंप्लीमेंट प्रोटीन की जो नॉर्मल पाथवे है, नंबर 1 इसको क्या रखता है? रेगुलेट रखता है। कौन सा प्रोटीन? C1 एस्टिरेज प्रोटीन। तो C1 एस्टिरेज का काम यह है कि कंप्लीमेंट प्रोटीन को न ओवरशूट होने देता है न अंडरशूट होने देता है, ठीक है जी।
नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने ये याद रखना है, इट कैन रेगुलेट काइनिन सिस्टम। ये काइनिन सिस्टम को रेगुलेट रखता है। काइनिन सिस्टम मैं बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इट रेगुलेट काइनिन सिस्टम। काइनिन system is a system which can continuously produce some chemical mediator. For example, the classical mediator which is produced in काइनिन system is bradykinin. तो bradykinin यहाँ पे जनाब हमारे पास प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ब्रेडिकाइनिन, सो ब्रेडिकाइनिन इसको कैलेक्रीन सिस्टम भी कहते हैं। काइनिन का नाम क्या है? कैलेक्रेन। सो कैलेक्रेन सिस्टम, ये हमें FCPS पार्ट 1 में पक्का MCQs आया था कि ब्रेडिकाइनिन इज अ डिराइवेटिव ऑफ विच सिस्टम। काइनिन नहीं दिया गया था, उन लोगों ने कैलेक्रेन दिया था। कैलेक्रेन, ये किसी से पूछे पास पेपर में, अभी रिसेंटली जो हुए हैं उसमें क्वेश्चन है कैलेक्रेन। तो ब्रेडिकाइनिन इज अ डिराइवेटिव ऑफ विच सब्सटेंस? कैलेक्रेन। और कैलेक्रेन इज वर्क अंडर द काइनिन सिस्टम। सो काइनिन सिस्टम के अंदर कैलेक्रेन काम करता है, और कैलेक्रेन क्या करता है? हाँ जी, ब्रेडिकाइनिन को रिलीज कर देता है। अब ब्रेडिकाइनिन का काम क्या है? ब्रेडिकाइनिन, इसका जो फंक्शन है, ये वेजो क्या है? डायलेटर है। ब्रेडिकाइनिन इट इज अ वेजो डायलेटर, ये वेजो डायलेटर है। नेक्स्ट, ब्रेडिकाइनिन कैन स्टिमुलेट नर्व एंडिंग, ये मुख्तलिफ नर्व एंडिंग को भी स्टिमुलेट कर सकती है। वैसे ब्रेडिकाइनिन इसकी लेवल इन्फेक्शन में या इन्फ्लेमेशन में ज़्यादा होती है कि कम होती है? व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ ब्रेडिकाइनिन इन इन्फेक्शन? इट इज अ इंक्रीज। तो इंक्रीज लेवल ऑफ ब्रेडिकाइनिन इन इन्फेक्शन विल स्टिमुलेट मोर नर्व एंडिंग। तो इन्फेक्शन में इंसान को पेन होती है कि नहीं? द पेन मीडिएटर इन इन्फेक्शन इज द रेज लेवल ऑफ ब्रेडिकाइनिन। ये भी MCQs आता है कि कौन सा केमिकल मीडिएटर है जो इन्फेक्शन में पेन करा सकती है? आंसर विल बी ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन का दूसरा काम यह है कि वेजो क्या है? डायलेटर है। और ये किस सब्सटेंस से डिराइव किया गया है? कैलेक्रीन से, जो काइनिन सिस्टम में होता है। अब काइनिन सिस्टम की रेगुलेशन, इसकी डाउन रेगुलेशन, अप रेगुलेशन, सबको देखने के लिए क्या चाहिए? C1 एस्टीरेज चाहिए। तो C1 एस्टीरेज दो काम करती है, या तो ये कंप्लीमेंट कैस्केड को भी कंट्रोल रखती है, ये काइनिन सिस्टम को भी चेक करती है। अगर इस C1 एस्टीरेज की हमारे पास क्या हो जाए? डेफिशिएंसी हो जाए, तो C1 एस्टीरेज डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकता है? कंप्लीमेंट सिस्टम एबनॉर्मल एक्टिवेट होगा, एंड देयर विल बी एबनॉर्मल रिलीज ऑफ व्हाट? ब्रेडिकाइनिन। क्लियर है? तो लेके C1 एस्टीरेज इनहिबिटर डेफिशिएंसी, C1 एस्टीरेज इनहिबिटर डेफिशिएंसी, MCQ जरूर आता है, ठीक है। इनहिबिटर डेफिशिएंसी, हाँ जी, अगर C1 एस्टीरेज इनहिबिटर की डेफिशिएंसी आ जाए, तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो एबनॉर्मल एक्टिवेशन ऑफ कंप्लीमेंट प्रोटीन, एबनॉर्मल एक्टिवेशन ऑफ complement protein, abnormal activation of complement protein. Number 2, हाँ जी, there will be increase काइनिन सिस्टम एक्टिविटी और डिक्रीज, इसको डाउन रेगुलेट करना तो इसका काम है। लेकिन जब इस इनहिबिटर की डेफिशिएंसी हो जाए, there will be increase काइनिन सिस्टम एक्टिविटी। जब काइनिन एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो ब्रेडिकाइनिन रिलीज क्या होगी? हाँ जी, ज़्यादा। जब ब्रेडिकाइनिन रिलीज क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो ब्रेडिकाइनिन especially can dilate vessel especially around the face area, तो there will be angioedema। तो जब वेसल डायलेट होगी और इससे ब्लड बाहर लीक करेगी, तो इसमें एंजियो क्या होगा? एडिमा होगा, एंजियोएडिमा। तो एंजियोएडिमा विल लीड टू फेशियल स्वेलिंग, इसके अंदर क्या हो जाती है? फेशियल स्वेलिंग। लेकिन ये एंजियोएडिमा इन लोगों के अंदर ये कंजेनिटल होगी कि आफ्टर द बर्थ होगी? ये मतलब कंजेनिटल होता है, बाई बर्थ होता है। इसको हम क्या कहते हैं? कंजेनिटल हेरिडिटरी एंजियोएडिमा, दैट इज कॉल्ड कंजेनिटल हेरिडिटरी एंजियोएडिमा। तो इन बच्चों के अंदर फेशियल स्वेलिंग, रेडनेस ऑफ द फेस बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ वेन स्पेशली इन दी व्हाट? आंसर इज फेशियल एरिया। इसमें सिर्फ आप लोग एक पॉइंट याद रखें, मेरा क्वेश्चन ये है कि ACE इनहिबिटर, इसका क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है? आंसर इज कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लेसिनोप्रिल। जो प्रिल वाली है, ACE इनहिबिटर आर इंडिकेटेड in C1 esterase inhibitor
डेफिशिएंसी आर नॉट। हाँ, आप लोग क्या कहते हैं कि भाई C1 एस्टिरेज इनहिबिटर डेफिशिएंसी, इस पेशेंट को हम ACE इनहिबिटर दे सकते हैं कि नहीं अदनान? एज इट इज इंडिकेट आर नॉट, ये क्वेश्चन तो जरूर आता है, क्लियर है? तो C1 एस्टिरेज इनहिबिटर को देखे और AC इनहिबिटर को सुन ले। बात सुने, हमारे पास देखे अगर ब्लड फ्लो जल्दी ब्लड फ्लो टू द किडनी क्या हो जाए कम, देयर विल बी रीनल इस्कीमिया। तो रीनल इस्कीमिया की वजह से जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस इन द किडनी विल रिलीज व्हाट, रेनिन। रेनिन ब्लड के अंदर क्या करेगा, ये लीवर में जाता है, लीवर में, और लीवर के अंदर एंजियो, हाँ जी, टेंसिनो जिन को किस में कन्वर्ट करता है, एंजियो टेंसिन 1, एंजियो टेंसिन 1। ये कहाँ पे होता है कन्वर्जन, ये लीवर में होता है, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन 1 ये ब्लड के जरिए जाता है और ये लंग्स की एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाए, लंग्स के अंदर एंजियोटेंसिन 2 में। तो एंजियोटेंसिन 1 ये भी, ये फेसबुक ग्रुप पे बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है। एंजियोटेंसिन 2 की जो कन्वर्जन है ये लंग्स में होती है, लेकिन एंजियोटेंसिन 1 कहाँ पे होती है, ये लीवर में होती है। ये लीवर की एरिया है, लीवर। ये कहाँ से आई है ये रेनिन, ये किडनी से आती है, इट इज कम फ्रॉम किडनी। और ये कहाँ पे होती है, ये लंग्स में होती है, ठीक है। ये कन्वर्जन लंग्स में होती है, लेकिन एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ ACE एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। दिस एंजियोटेंसिन 2 इज अ पोटेंट वेजो कंस्ट्रक्टर, ये वेजो कंस्ट्रक्शन करा सकता है। इट कैन कॉज पोटेंट वेजो कंस्ट्रक्शन, तो आर्टीरियोलो कंस्ट्रक्शन भी करा सकता है और वीनो कंस्ट्रक्शन भी। तो मुझे ये बताए, अगर इसने आर्टरी को कंट्रैक्ट किया, आर्टीरियोलो कंस्ट्रक्शन इसने की, तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, इंक्रीज TPR, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज। और अगर इसने वेन को कंट्रैक्ट किया, वीनो कंस्ट्रक्शन किया, तो वीनस रिटर्न क्या हो जाएगी हार्ट को, ज्यादा। वीनस रिटर्न ज्यादा तो प्रीलोड क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि हार्ट को ब्लड ज्यादा आएगा, तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, ज्यादा। तो जब कार्डियक आउटपुट ज्यादा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा, दोनों की वजह से बीपी क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। सो एनी सब्सटेंस या एनी एजेंट विच कैन कॉज वेजोकंस्ट्रक्शन, इट विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ लेके जा रहा हूँ। आखिर में एक MCQs आता है, वो मॉक टेस्ट पे मैं रखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें यहाँ पे ये एंजियोटेंसिन 2 ये एड्रीनल ग्लैंड में जाता है, कहाँ पे, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के कितने पार्ट्स हैं, हाँ जी, ये 2, एड्रीनल कार्टेक्स, एड्रीनल मेडुला। ये एड्रीनल कार्टेक्स में जाता है और इसके अंदर 3 लेयर है। ये आउटर लेयर पे जाता है जोना ग्लोमेरुलोसा, और जोना ग्लोमेरुलोसा में ये जाकर एल्डोस्टेरोन की रिलीज को बढ़ाता है। किस चीज की रिलीज को, अल्डोस्टेरोन। अल्डोस्टेरोन फिर रिटेंशन ऑफ क्या करेगा, सोडियम एंड वाटर, और एक्सक्रीशन ऑफ पोटासियम एंड हाइड्रोजन। तो जितना सोडियम वाटर रिटेन होगा तो बीपी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब अगर एक पेशेंट पहले से हाइपरटेंशन में है, उसकी बीपी पहले से बहुत शूट कर गई है, तो उसके अंदर ये सिस्टम चलना चाहिए कि ब्लॉक करना चाहिए, ब्लॉक करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियसली नॉन हाइपरटेंसिव पेशेंट में अगर ये सिस्टम साइकिल चलता रहा तो ये विजुअल साइकिल इख्तियार कर जाएगा, ये मजीद जो है ना एग्रावेट कर जाएगा कंडीशन को। तो हमें इन सिस्टम को जगह जगह पे ब्लॉक करना चाहिए। वी विल डिस्कस दिस इन फार्माकोलॉजी सेक्शन, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात करते हैं इस ACE का काम बताए। शाबाश, ACE, फंक्शन ऑफ ACE। अब सुन ले, फंक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 एंड 2, एंजियोटेंसिन 2 नंबर 1। ये एक और काम भी करता है, ब्रेक डाउन ऑफ ब्रेडिकाइनिन। वेरी गुड, यहाँ पे ब्रेडिकाइनिन होती है, ब्रेडिकाइनिन, ये पॉइंट याद है फार्माकोलॉजी में, हियर इज अ ब्रेडिकाइनिन, और इस ब्रेडिकाइनिन की ब्रेक डाउन भी कौन करती है, ACE। तो ब्रेडिकाइनिन, ब्रेक डाउन ऑफ ब्रेडिकाइनिन। तो भाई इसके 2 काम है, ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इट हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 into एंजियोटेंसिन 2।
द नेक्स्ट फंक्शन इज इट कैन आल्सो ब्रेक डाउन दी ब्रेडिकाइनिन। क्लियर है। अब क्वेश्चन मुझे ये समझाए, आप लोग ये बताए कि अगर फॉर एग्जांपल हम ACE इनहिबिटर देंगे। अब सुन ले, मैंने एक पेशेंट को ACE इनहिबिटर दे दिया है। तो ACE इनहिबिटर कौन से है? कैप्टोप्रिल। तो हमने एंजियोटेंसिन 1 को किस में कन्वर्ट नहीं किया? 2 में। तो ये सारा स्केड्यूल खत्म हो जाएगा, तो BP क्या हो जाएगी? कम। लेकिन जो क्वेश्चन है, न कि सिर्फ हमने ये कन्वर्जन ब्लॉक की, लेकिन हमने किस चीज के ब्रेकडाउन ब्लॉक की? ब्रेडिकाइनिन। तो ब्रेडिकाइनिन बॉडी में क्या हो जाएगा? ज्यादा। When that bradykinin irritate the nerve ending in the lungs, that will lead to dry cough. पेशेंट को क्या हो जाएगा? ड्राई कफ। इसलिए ACE इनहिबिटर में क्या होता है? ड्राई कफ। और ब्रेडिकाइनिन एंजियो क्या कराता है? एडिमा, बिकॉज इट इज अ वेजो डायलेटर। ACE इनहिबिटर से अगर ब्रेडिकाइनिन क्या कराए? एंजियोडीमा। तो ये कंजेनिटल है कि अक्वायर्ड है? इसको अक्वायर्ड एंजियोडीमा कहते हैं। लेकिन वो कौन सी कंडीशन है जिसमें बाई बर्थ एंजियोडीमा होती है? C1 esterase inhibitor deficiency. C1 esterase inhibitor can regulate काइनिन एक्टिविटी। काइनिन कैन प्रोड्यूस ब्रेडिकाइनिन, कैलेक्रीन की बात जो हमने की है। लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो ब्रेडिकाइनिन क्या होगी? ज्यादा। तो बच्चे में बाई बर्थ एंजियोडीमा, ये अक्वायर्ड एंजियोडीमा कराती है, और ये क्या कराती है? हेरिडिटरी कंजेनिटल एंजियोडीमा कराती है। अब अगर इस बच्चे में पहले से एंजियोडीमा है, इस बच्चे को अगर BP बढ़ भी जाए तो उसमें हम AC दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? नहीं दे सकते, क्योंकि एंजियोएडिमा को वर्सन करा सकती है। तो याद रखे, C1 esterase inhibitor patient do not receive ACE inhibitor. तो no is the answer. The reason is कि ACE itself can cause angioedema. क्लियर है। तो ये इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये आप लोगों ने याद रखना है। चलिए मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, लिखता नहीं हूँ लेकिन जल्दी आंसर करें। पेशेंट है जनाब, वो क्लिनिक में आया है, उसकी जनाब BP इतनी है। इधर देख, ये एक जनरल सवाल है। ब्लड प्रेशर इज 160 बाई 100। तो ये हाइपरटेंसिव है ना? पेशेंट जनाब हाइपरटेंसिव है। हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन की, उसकी जनाब याद रखे लेफ्ट रेनिन हाई, इंक्रीज राइट साइड रेनिन। अब देखिए इसकी मेजरमेंट मैं बताऊंगा हम किस तरह करते, वो नॉर्मल है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस हाइपरटेंशन? ऐसा पेशेंट जिसमें ब्लड प्रेशर हाई हो, लेफ्ट रेनिन हाई है, राइट रेनिन लो है, इसका मतलब कि इशू लेफ्ट साइड किडनी पे है कि राइट पे है? लेफ्ट पे है। लेफ्ट किडनी को ब्लड कम मिल रही है, जिसकी वजह से उसने क्या रिलीज किए हैं? रेनिन इस्कीमिया में, और वो एट द एंड हाइपरटेंशन करा चुकी है। तो ये कौन सी कंडीशन है? लेफ्ट रीनल आर्टरी स्टीनोसिस। ये क्या हो सकती है? लेफ्ट रीनल आर्टरी स्टीनोसिस। तो ये जनाब हमारे पास इस तरह के मुख्तलिफ कंडीशंस आते हैं, जिसको हम आगे मजीद कवर करेंगे इन केस ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। बट रिमेंबर दिस फॉर C1 esterase inhibitor, ये जनाब अनरेगुलेटेड एक्टिवेशन ऑफ कैलेक्रिन कैन लीड्स टू ब्रेडिकाइनिन प्रोडक्शन। एंड रिमेंबर दिस ऑन फिंगर टिप, ब्रेडिकाइनिन की प्रिकर्सर कैलेक्रिन होती है, और इसकी वजह से हेरिडिटरी एंजियोएडिमा। इसलिए C1 esterase inhibitor डेफिशिएंसी के अंदर हम क्या नहीं दे सकते? आंसर इज ACE इनहिबिटर्स, ये हम नहीं दे सकते। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट ये लेके कि व्हाट इज मेंट बाय अनदर क्वेश्चन। ये एक तो हमने पढ़ लिया C1 esterase inhibitor डेफिशिएंसी, क्लियर है? ओके जी, अब नेक्स्ट लेके इफ देयर इज, पहले तो MCQs लेके, which of the following complement system regulatory, which of the following complement system regulatory protein deficiency can cause paroxysmal mean on off episodic nocturnal during the night hemoglobin यूरिया, hemoglobin in the urine। ये वर्ड सुना है ना? PNH।
इज अ टाइप ऑफ इनीमिया। ठीक है, हाँ जी, आंसर इज डैश। कौन सी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है जिसकी डेफिशिएंसी से पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिनूरिया की चांसेस ज्यादा होती है? तो आप लोग आंसर ऑप्शन में उन लोगों ने दिया होगा CD34 डेफिशिएंसी, ये इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नंबर 2 CD40 डेफिशिएंसी, CD55 डेफिशिएंसी, CD52 डेफिशिएंसी और CD8 डेफिशिएंसी। देखें, हमें तो इतना पता है कि ये साइटोटॉक्सिक टी सेल है CD8 वाला, ठीक है ना। कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर कौन सी प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है उससे किस चीज का रिस्क बढ़ सकता है? PNH, पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। इसका तो क्लियर कट आंसर है CD55 डेफिशिएंसी। पहले तो इसका आंसर लेके अब मैं समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। CD55 deficiency, that is can leads to CD55 is a complement protein in which deficiency lead increase the risk of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria। देखे, बहुत आसान है, आप लोग कंसेप्ट को जनाब समझने की कोशिश करें। दिस इज द ब्लड वेसल, हमारे पास जनाब ब्लड वेसल है, ठीक है, दिस इज अ ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल के अंदर आप लोगों को पता है वी हैव अ complement protein enzyme that is called C3 convertase। C3 convertase, this is a complement protein enzyme C3 convertase, ये ब्लड में होता है। ब्लड के अंदर जो RBC है, RBC it is a biconcave shape, this is RBC, it is a biconcave shape। अब इस RBC के ऊपर यहाँ पे देखिए एक एंकर प्रोटीन होती है, यहाँ पे इस RBC की मेम्ब्रेन में एक एंकरिंग प्रोटीन होती है। इस प्रोटीन का नाम क्या है? N1। दिस प्रोटीन इज कॉल्ड GPI, इसको क्या कहते हैं? GPI, ठीक है। दिस एंकरिंग प्रोटीन इज नोन एज GPI। ओके, इसका नाम है ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटाइल आयोनोसाइटोल, ठीक है ना। वैसे इसका अगर पूरा नाम किसी ने लिखना है ग्लाइकोसाइल phosphatidyl ionocytol, this is the protein present on the membrane of RBC। और ये प्रोटीन किस जीन से बनती है? पिग जीन, PIG, मतलब पिग जीन इन द बॉडी कैन लीड टू GPI प्रोटीन। इस GPI प्रोटीन के साथ इधर देखें, इस तरह का एक एंटेना होता है, एंटेना टॉप पे। इस एंटेना, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होता है। ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन होता है। इस कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन का नाम है डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर। इसको क्या कहते हैं? डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर, इसको डैफ कहते हैं, डैफ, DAF स्टैंड फॉर डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर। और इस डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर के ऊपर इस तरह सरफेस पे एक प्रोटीन होता है जिसको हम CD55 कहते हैं। ये MCQs याद रखें। तो CD55 cluster of differentiation 55 is a surface protein that is present on which factor? Decay accelerating। तो CD55 is nothing but it is indirectly decay accelerating factor। क्लियर है? अब इधर देखिए, ये C3 convertase जो है, C3 convertase it is more active इन एसिडिक मीडिया। ये किस मीडिया में ज्यादा एक्टिव होता है? एसिडिक मीडिया में। अब सुन ले, कहने का मतलब ये है C3 कन्वर्टेज वांट टू फाइट अगेंस्ट दिस RBC, इस RBC को खत्म करना चाहती है, लाइस करना चाहती है इनीमिया, लेकिन इसकी लाइसिस को प्रिवेंट करने के लिए ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एंजाइम है। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एंजाइम एबनॉर्मली वांट टू लाइस RBC, लेकिन इसको हमने रेगुलेट रखना कि नहीं? हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को हमने क्या रखना है? रेगुलेट रखना है। तो अल्लाह ने रेगुलेटरी प्रोटीन पैदा की है, जिसमें एक रेगुलेटरी प्रोटीन का नाम क्या है? डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर है। तो डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर के ऊपर जो सरफेस प्रोटीन है CD55, इट रिकॉग्नाइज दिस C3 कन्वर्टेज। यार ये तो डेंजरस है। तो ये CD55 इन डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर इस C3 कन्वर्टेज की इफेक्ट को क्या कर देती है? 0 बना देती है। अब अगर एक पेशेंट है उसमें CD55 की डेफिशिएंसी है, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन रेगुलेटरी सब्सटेंस है, इसकी डेफिशिएंसी है,
फिर डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर होगी? नहीं होगी। जब ये नहीं होगी, ये या ऐसा देखें, ये देखें, अगर ये मैं ख़त्म करूँ, ये क्या है? जीपीआई। जीपीआई नहीं है तो ये स्टैटिक रहेगी? नहीं रहेगी, तो फंक्शन ख़राब हो जाएगा। तो फिर C3 कन्वर्टेज एक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अब इसी की लाइसिस करेगी कि नहीं? अब अगर एक बंदा है, वो शेलो ब्रीदिंग कर रहा है, वो सो रहा है स्लीप में, शेलो ब्रीदिंग, तो शेलो ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन तो ले रहे हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड माइल्ड एक्सपेल कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादातर किधर रहता है? लंग्स में के बाहर जाता है। हाँ जी, शेलो ब्रीदिंग ड्यूरिंग द स्लीप। इस तरह जब हम सोए होते हैं तो सांस लेते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड माइल्डली छोड़ते हैं। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किधर रहता है? लंग्स में। तो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से पीएच क्या हो जाता है? कम। तो माइल्ड शेलो ब्रीदिंग में रिस्पायरेटरी क्या होती है? एसिडोसिस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलेशन टू पीएच इज इनवर्स। तो इन शेलो ब्रीदिंग वी एक्सपेल लेस कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द लंग्स। तो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड बिल्ड होने की वजह से पीएच की वैल्यू कम हो जाती है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और ये एंजाइम कब ज़्यादा एक्टिव होता है? एसिडिक मीडिया। तो शेलो ब्रीदिंग में ये एंजाइम मजीद एक्टिवेट होगा, तो इसकी लाइसिस मजीद क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो लाइसिस बढ़ जाएगी। अब इस बंदे ने करवट बदल ली, तो पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग चेंज हो गया कि उसी तरह है? चेंज हो गया। पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग चेंज हो गया, तो लाइसिस क्या हो जाएगी? कम। फिर सो गया, फिर शेलो ब्रीदिंग, फिर लाइसिस। तो लाइसिस ऑफ ऑन है कि एक जैसी है? ऑफ ऑन है, पैरोक्सिस्मल है। ठीक है। ड्यूरिंग द नाइट है, नॉकचर्नल है। और जितनी लाइसिस होगी वो ज़्यादा हीमोग्लोबिन ब्लड में निकलेगी कि नहीं? और ये हीमोग्लोबिन ब्लड के जरिए किडनी में जाकर अर्ली इन द मॉर्निंग किस में अपेयर होगी? यूरिन में। इसको हम हीमोग्लोबिनूरिया कहते हैं। तो हीमोग्लोबिनूरिया विल बी देयर इन अ पेशेंट if they have a decrease in which regulatory protein deficiency? C55, and CD55 is also known as decay accelerating factor। क्लियर है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। और इसकी अगर MCQs आ जाए, इसके लिए PNH, इसकी थेराप्यूटिक एंटीबॉडी बताए ट्रीटमेंट के लिए। ये आप लोगों को बुक में इधर नहीं मिलेगी, लेकिन थेराप्यूटिक एंटीबॉडी ये आप लोगों ने याद रखना है। इसको कहते हैं यूक्यूलिज़ोमाब। यूक्यूलिज़ोमाब, ये MCQs याद रखें। तो यूक्यूलिज़ोमाब दैट इज द थेराप्यूटिक एंटीबॉडी। यूक्यूलिज़ोमाब का काम क्या है? हाँ जी, यूक्यूलिज़ोमाब, दिस इज द थेराप्यूटिक एंटीबॉडी used for the PNH. What is the function of this? This antibody inhibit the activity of what? C3 convertase. इसके नीचे लेके it is C3 convertase inhibitors। ये क्या है? C3 convertase inhibitor है। तो अगर ये C3 convertase inhibit करेगी तो मतलब ये है कि लाइसिस की चांसेस क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। PNH की जो लाइसिस है या जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक क्या हो जाती है? वो डिक्रीज हो जाती है। ये समझ गए कि नहीं? सो दिस इज व्हाट वी हैव द थिंग दैट शुड बी रिमेंबर। अगर फॉर एग्जांपल ये तो हमने कभी तक कितनी डिसऑर्डर पढ़ी? 2। ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की वो डिसऑर्डर है जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को क्या रखती है? रेगुलेट। इसको रेगुलेटरी प्रोटीन डिसऑर्डर कहते हैं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन डिसऑर्डर। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, हाँ जी, ये जो अभी डिसऑर्डर हमने पढ़ा था उसमें पहला कौन सा था? C1 एस्टीरेज इनहिबिटर। और ये क्या है? CD55। ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नहीं है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की क्या है? रेगुलेटरी प्रोटीन है, रेगुलेशन के लिए। अब लिखे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन डेफिशिएंसीज। अगर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की खुद डेफिशिएंसी आए, डेफिशिएंसी वो 2 है सिर्फ, इसलिए याद रखें। नंबर 1 C3 डेफिशिएंसी, कॉम्प्लीमेंट 3 प्रोटीन डेफिशिएंसी, ये बहुत कॉमन है। अगर कॉम्प्लीमेंट 3 की डेफिशिएंसी आ जाए तो आप लोगों को पता है कि चाहे हम क्लासिकल पाथवे से आए, चाहे लेक्टिन से आए, चाहे मेनोज बाइंडिंग पाथवे से आ जाए, एट द एंड किस प्रोटीन पे बच जाती है? C3। ये कॉमन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है। इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए सो देयर विल बी रिकरेंट पायोजेनिक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो लेके इसमें जनाब, इसमें 2 चीज़ें बस सिर्फ याद रखें। इंक्रीज रिस्क ऑफ सीवियर पायोजेनिक साइनस
साइनोसाइटिस की बात कर रहा हूँ, एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब आप लोग कहोगे यार इसके जनाब कौन से एमसीक्यूज है जो हमें याद रखना चाहिए, वो ये है, वो आप लोगों से ये बताएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन डेफिशिएंसी पीपल हैज अ ग्रेटर रिस्क फॉर टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये बात समझ गए कि नहीं? इन लोगों में टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती नहीं है, लेकिन इन लोगों को टाइप 3 की रिस्क होती है। तो C3 फॉर विच हाइपर सेंसिटिविटी रिस्क टाइप 3, क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट 3 की कमी है और इसमें जो एंटीजन एंटीबॉडी आएगी वो इनफेक्टिव होगी, कॉम्प्लीमेंट काम नहीं करता, तो वो कॉम्प्लेक्सेस बनाएगी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन और वो जाकर टिश्यू पर डिपोजिट होगी। सो दीज पीपल हैज अ ग्रेटर रिस्क फॉर विच हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 3। ये एमसीक्यूज लेके दीज पीपल हैज अ इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इन लोगों को टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास लेके C5 to C9 डेफिशिएंसी। C5 to C9 डेफिशिएंसी से मुराद ये है, ये C5 to 9 क्या है? मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स वाली डेफिशिएंसी। तो उसमें पेरालिसिस होगी बैक्टीरिया वगैरह की? नहीं होगी। और इसमें एक सिर्फ एमसीक्यूज याद रखे, ये इनिशियल कंपोनेंट है कॉम्प्लीमेंट की कि टर्मिनल है? ये आखिर वाला है जिसने लाइस करनी है, ये टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन डेफिशिएंसी है। दीज पीपल हैज अ ग्रेटर रिस्क फॉर नाइसीरिया इन्फेक्शन। बस ये एमसीक्यूज याद रखे कि ये रटना है आप लोगों ने। दीज पीपल हैज अ greater risk for नाइसीरिया इन्फेक्शन। इन लोगों को नाइसीरिया इन्फेक्शन की चांसेस ज़्यादा होती हैं। ठीक है जी, सो दिस इज व्हाट यू पीपल शुड नो फॉर द एग्जाम पर्पसेस एंड दे आर वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड। ठीक है, इंशाल्लाह कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। यहाँ तक देख ले आज के लिए।